गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे वो है स्पिन ऑर्बिट एनर्जी। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर में, वो था एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। उस स्पिन वाले पार्ट को ही आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे या उसका और एक्सटेंडेड फॉर्म हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। आपने आई थिंक वो वाला टॉपिक अच्छे से कवर किया होगा, उसको डराइव भी किया होगा, तो हम उसी को आगे एक्सटेंड करते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्पिन ऑर्बिट एनर्जी। द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एनर्जी फॉलोज एज अ रिजल्ट ड्यू टू डिराक इक्वेशन इन अ सेंट्रल फील्ड। हमने ये देखा था कि हमने क्या करा था, हमने सेंट्रल फील्ड की बात करी थी और सेंट्रल फील्ड में क्लासिकली ये देखा जाता है कि टॉप की वैल्यू ज़ीरो होती है, और क्योंकि टॉप की वैल्यू ज़ीरो होती है इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहता है। तो डिराक ने ये देखने की कोशिश करी थी कि जो चीज़ क्लासिकली फॉलो अप हो रही है वो चीज़ क्वांटम मैकेनिकली होगी या नहीं। तो डिराक ने डिराक हैमिल्टोनियन पर उस चीज़ को अप्लाई करके देखा था। जब उसने इस चीज़ को अप्लाई करा तो उसने ये देखा कि ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही है, पर फिजिकल ग्राउंड्स पे माना जा सकता है कि आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर आपका क्लासिकली कंजर्व रह रहा है तो वो क्वांटम मैकेनिकली भी फॉलो होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो क्लासिकल थ्योरी है या जो हमारा क्लासिकल हैमिल्टोनियन है उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उसको जब उसने मॉडिफाई करा तो उसके पास एक टर्म आई जिसको उसने बोला ड्यू टू स्पिन। स्पिन की वजह से एक टर्म एंटर हुई और उससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो आपका टोटल मोमेंटम होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, दैट इज़ नॉट ओनली ड्यू टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू सम एक्स्ट्रा एनर्जी, और वो एनर्जी होती है आपकी स्पिन एनर्जी। तो उसके वजह से एक टर्म आई जिसे हमने बोला स्पिन टर्म। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आपका सम होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, दैट इज़ गिवन बाय जे। तो उसी का आज हम एक्सटेंडेड फॉर्म करेंगे। तो हमने जो सारी चीज़ें डिस्कस करी थी वो सेंट्रल फील्ड के प्रेजेंस में हमने डिस्कस करी थी। डिराक ने ये जो सारी डेरिवेशंस करी थी वो सेंट्रल फील्ड के प्रेजेंस में की थी। द टर्म इज़ हाउएवर ऑफ ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर बाय सी यू स्क्वायर। आपकी जो टर्म आ रही थी अगर हम उसको देखें तो हमारी जो एस के लिए टर्म आ रही थी वो ये आ रही थी, एस इज इक्वल्स टू हाफ एच क्रॉस सिग्मा। तो ये जो टर्म है आपकी इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे यानी सिग्मा को खोलेंगे और सिग्मा की वैल्यू डालेंगे इन टर्म ऑफ डिराक मैट्रिसेस और स्पिन मैट्रिसेस, तो ये टर्म जो आएगी वो वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर के ऑर्डर होगी। आपको उसको खोलना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इतना हम नहीं करते हैं, पर हमें ये पता है कि जो टर्म होती है ये इस ऑर्डर की आती है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ कंसिस्टेंट अप्रॉक्सीमेशन वी प्रोसीड बाय टू कम। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए या इसको और एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, टू कॉम्पोनेंट रिडक्शन करेंगे ऑफ डिराक इक्वेशन इन द सेंट्रल इन प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल फील्ड वी आर। मतलब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, पर हमारा जो कंसेप्ट रहेगा इनिशियली वो वही रहेगा कि हम ये सारी चीज़ें सेंट्रल फील्ड की प्रेजेंस में करें हैं। और इसको हमने जो साई था, आपने अगर डिराक का देखा हो तो चार आपकी मैट्रिसेस आ रही थी, दैट इज़ अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा वाई, अल्फ़ा जेड और बीटा आ रहा था। तो चार कंपोनेंट्स की हमने बात करी थी, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, और चार हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस आई थी। पर क्योंकि वो चीज़ आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी इसलिए हम दो कंपोनेंट पे ही अपने आप को दो कंपोनेंट तक ही हम सीमित रहेंगे और उसी की फॉर्म में हम चीज़ों को आगे एक्सपेंड करेंगे। तो हम यहाँ पे टू कंपोनेंट रिडक्शन ही करेंगे, पर हम कर रहे हैं ये सेंट्रल फील्ड वी आर की प्रेजेंस में ही। द डिराक इक्वेशन फॉर द सेंट्रल फील्ड इज़, ये हमने लास्ट टाइम भी इक्वेशन लिखी थी, सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर प्लस वी आर साई इज इक्वल्स टू ई साई। अब यहाँ पे साई में जो हम कॉम्पोनेंट ले रहे हैं हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा साई 1 और साई 2 जो है वो फर्स्ट और लास्ट कॉम्पोनेंट है ऑफ साई। और अब जो अगर हमने साई के दो कंपोनेंट लिए हैं तो हमें पूरी इक्वेशन जो है उसको भी टू कंपोनेंट फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम टू कंपोनेंट रिडक्शन कर रहे हैं। तो हमने यही किया है आगे वाली इक्वेशन में, हमने क्या करा, टू कंपोनेंट फॉर्म में इक्वेशन को लिख दिया। तो अल्फ़ा की जो थी वो मैंने आपकी 2x2 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, यानी 0 सिग्मा सिग्मा 0, ये पॉली मैट्रिसेस के फॉर्म में आपकी खुल जाएंगी। उसके बाद पी डॉट पी आ जाएगा। फिर बीटा को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में खोल सकते हैं। जो बीटा की फॉर्म आई थी हमने ग्रुप में उसको रख दिया था, 1 को अलग रख दिया था, -1 को अलग रख दिया था, और उसके बाद एक बीटा की फॉर्म निकाली थी
वो बीटा की फॉर्म अगर 2×2 फॉर्म में आप रखते हैं तो वो आती है 1 0 0 -1 mc² प्लस VR। और ये मैंने आइडेंटिटी इसको भी 2 कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए, शेप देने के लिए मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स आई से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये VR ही आएगा। तो 1 0 0 1 psi1 psi2 इज इक्वल्स टू E psi1 psi2। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, C सिग्मा डॉट P और यहाँ आ जाएगा mc² psi1 प्लस V psi1 और E psi1। नीचे आएगा C सिग्मा डॉट P psi1 माइनस mc² क्योंकि -1 आ रहा है, psi2 V psi2 E psi1 और E psi2। ये सिंपल मैथमेटिक्स से आप इजीली कर सकते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम आगे देखें तो अब मैंने इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूँगी तो ये क्या आएगा, C सिग्मा डॉट P psi2 प्लस mc² psi1 प्लस V psi1 इज इक्वल्स टू E psi1। नेक्स्ट इक्वेशन आपकी जो आएगी साइमल्टेनियस इक्वेशन वो क्या आएगी, C सिग्मा डॉट P psi1 माइनस mc² psi2 प्लस V psi2 इज इक्वल्स टू E psi2। तो 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को मैं राइट हैंड साइड में लेके जा रही हूँ। तो जब मैं इसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगी तो इक्वेशन की फॉर्म कैसी हो जाएगी, E माइनस V, ये V माइनस में आ जाएगा, माइनस mc² प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। तो E माइनस V माइनस mc² psi1 माइनस C सिग्मा डॉट P psi2 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या होगा, माइनस mc², यहाँ ये माइनस में आ रहा है तो ये प्लस में आ जाएगा। बाकी इक्वेशन आपकी वही रहेगी, E माइनस V प्लस mc² psi2 माइनस C सिग्मा डॉट P psi1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई आपकी दोनों मिलाकर इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी का अगर कंसेप्ट लेके आती हूँ, इन्वॉल्व करती हूँ और ये मान के चलती हूँ कि psi1 और psi2 जो है दोनों मिलके एक सिंगल आइगन फंक्शन जनरेट कर रहे हैं और वो आपका नॉन रिलेटिविस्टिक आइगन फंक्शन है। तो मैं E को कैसे लिख सकती हूँ, ये मैंने पहले भी यूज़ करा है जब मैं इक्वेशन को नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। तो दैट इज़ E इज इक्वल्स टू E डैश प्लस mc²। ये मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने बहुत बार पढ़ा है सेकेंड ईयर में। तो ये सिंपल है कि हम रिलेटिविस्टिक से नॉन रिलेटिविस्टिक में अगर हम जाते हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिकली क्या है, काइनेटिक टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इज रिगार्डेड एज अ नंबर रेदर देन एन ऑपरेटर। और ये एक ऑपरेटर नहीं होगी क्योंकि जब आप क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हो तो आप ऑपरेटर फॉर्म में बात कर रहे हो। अभी मैं नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्म की बात कर रही हूँ तो मैं इसको एक नंबर की तरह कंसिडर करूँगी। और जब मैं ये कर रही हूँ तो आपकी जो E डैश और V जो है वो mc² से बहुत छोटा होना चाहिए। द वेव इक्वेशन फर्स्ट, देन ये तो एक हमने कंसेप्चुअल बात करी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया है, E डैश माइनस V माइनस mc²। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये जो वैल्यू है ना इसको मैं यहाँ यूज़ करूँगी। तो अगर मैं देखूँ तो E माइनस mc² की वैल्यू क्या हो जाएगी, E डैश हो जाएगी इस इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, E डैश माइनस VR psi1 माइनस C सिग्मा डॉट P psi2 इज इक्वल्स टू 0। मैंने E माइनस mc² की जगह E डैश लिख दिया है। अब यहाँ पे E प्लस mc² आ रहा है तो E प्लस mc² की वैल्यू निकालने के लिए E डैश के फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस mc² करना पड़ेगा, यहाँ प्लस mc² करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी E डैश प्लस 2mc²। तो मैंने यहाँ पे वही किया है, E डैश प्लस 2mc² माइनस VR psi2 माइनस C सिग्मा डॉट P psi1 इज इक्वल्स टू 0। ये A एंड B इक्वेशंस आ गई। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब आगे हम चलते हैं। मैं क्या करती हूँ कि यहाँ ये जो इक्वेशन नंबर 3B है, इस इक्वेशन से मैं psi2 की वैल्यू निकालूंगी इन फॉर्म ऑफ psi1। 3B में मैं psi2 की वैल्यू निकालूंगी इन फॉर्म ऑफ psi1 और फिर मैं इसको 3A में सब्सटीट्यूट कर दूंगी। तो वही मैं कर रही हूँ। मैंने यहाँ psi2 की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ psi1, तो वो कितनी आएगी, इसको मैं इधर लेके जाऊँ तो ये वैल्यू हो जाएगी C सिग्मा डॉट P psi1 डिवाइडेड बाय E डैश प्लस 2mc² माइनस VR। ये आपकी psi2 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ psi1। इस वैल्यू को मैं 3A में सब्सटीट्यूट कर दूँ तो E डैश माइनस VR psi1 और ये माइनस वाली क्वांटिटी मैं इधर लेके चली गई इज इक्वल्स टू C² सिग्मा डॉट P और psi2 की वैल्यू मैं यहाँ से डालूंगी तो कितना हो जाएगा, E डैश प्लस 2mc² माइनस VR की पावर -1 ऊपर लेके चली गई मैं से सिग्मा डॉट P psi1। C आपका जो था इस वाले C के साथ मिलके
c² बन चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं 2mc² से डिवाइड कर रही हूँ। जब मैं पूरी इक्वेशन को 2mc² से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से c² कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा डॉट p अपॉन 2m, और ये सिग्मा डॉट p ही रहेगा। अंदर में अगर मैं देखती हूँ तो e डैश माइनस वी आर के नीचे 2mc² लिख दिया मैंने, और 2mc² से 2mc² कैंसिल हुआ तो 1, तो 1 प्लस ई डैश माइनस वी आर अपॉन 2mc² की पावर -1 सिग्मा डॉट p psi1 आपका आ गया। अब ये जो बाइनोमियल फॉर्म में मैं इसको खोल सकती हूँ, तो -1 अंदर हम मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे की टर्म्स हम क्योंकि छोटी रहेंगी तो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अब मैं ये जो दो टर्म्स आ रही है ना, इसमें इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगा। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 1/2m एज इट इज़ लिखा, और यहाँ पे 1 है तो ये सिग्मा डॉट p का मल्टीप्लिकेशन सिग्मा डॉट p से ही हो जाएगा और psi1 आ जाएगा। फिर माइनस आएगा सिग्मा डॉट p, क्योंकि ऑपरेटर्स हैं तो मैं इनको चेंज नहीं कर सकती इनकी पोजीशन, तो सिग्मा डॉट p, फिर आएगा ई डैश माइनस v, और फिर आ जाएगा सिग्मा डॉट p psi1, और नीचे 2m से 2mc² को मल्टीप्लाई करोगे तो 4m² c² आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिए, मैंने ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका बहुत यूज़ में आता है, इसको आप प्रूव भी करके देखिएगा और ये आपको याद भी रखना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो मैंने स्टडी करा था मैट्रिसेस में, और मैट्रिसेस में क्या होता है, सिग्मा डॉट बी को सिग्मा डॉट सी से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है बी डॉट सी प्लस आयोटा सिग्मा डॉट बी क्रॉस सी। अब यहाँ पे इस अगर सिग्मा डॉट पी और सिग्मा डॉट पी पे भी मैं ये फॉर्मूला अगर लगाती हूँ तो बी और सी में की जगह, दोनों की ही जगह पी दे रखा है, तो यानी पी डॉट पी प्लस आयोटा सिग्मा डॉट पी क्रॉस पी। तो आपको पता है अगर मैं यहाँ वेक्टर और स्केलर की प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ तो पी डॉट पी तो p² हो जाएगा, और p क्रॉस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इसकी पूरे की वैल्यू इस चीज़ के लिए कितनी आ जाएगी, p²। अब मैं आगे वाली चीज़ें करती हूँ। आगे वाली चीज़ें सॉल्व करने के लिए मैं एक नई आइडेंटिटी निकाल रही हूँ। अगर u आपका कोई फंक्शन है तो PVU, P तो आपका मोमेंटम ऑपरेटर है और V आपका पोटेंशियल एनर्जी है, और U इसको अगर मैं खोलती हूँ कम्यूटेशन रिलेशन से तो ये आपका आएगा PV माइनस VP मल्टीप्लाइड बाय U। अब U को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये हो जाएगा PVU माइनस VPU। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, P की वैल्यू डाल रही हूँ। P की वैल्यू कितनी होती है, h क्रॉस बाय आयोटा डेल या माइनस आयोटा h क्रॉस डेल। मैं यहाँ पे h क्रॉस बाय आयोटा डेल यूज़ कर रही हूँ चीज़ों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखने के लिए। तो h क्रॉस बाय आयोटा डेल इंटू VU माइनस V h क्रॉस बाय आयोटा डेल u, यहीं पे रख दिया मैंने p की वैल्यू h क्रॉस बाय आयोटा डेल के फॉर्म में। अब मैं क्या करूँ, देखो डेल जो है वो VU के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, तो आपको एक को कांस्टेंट मान के दूसरे के साथ करना पड़ेगा और दूसरे को कांस्टेंट मान के पहले वाले के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल का फंक्शन है। तो h क्रॉस बाय आयोटा v डेल u, पहले u को के साथ करा, v को कांस्टेंट माना, प्लस u डेल v माइनस ये वाली क्वांटिटी एज इट इज़ आ गई। अब इसमें देखिए कि आपकी ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम आएगी, तो ये आपस में प्लस माइनस होके कैंसिल हो जाएगी, और सिर्फ ये वाली जो क्वांटिटी है बचेगी h क्रॉस बाय आयोटा को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये आ गया h क्रॉस बाय आयोटा u डेल v। u फंक्शन है तो मैं बाहर भी लिख सकती हूँ, तो h क्रॉस बाय आयोटा डेल v मैंने साथ में लिख दिया और u को मैंने बाहर लिख दिया, क्योंकि u मैं कोई फंक्शन ले रही हूँ आइडेंटिटी निकालने के लिए, तो इसलिए u को मैंने वापस सेपरेट कर दिया, जैसे psi1 और psi2 को हम सेपरेट करते हैं। अब इसको मैं माइनस आयोटा h क्रॉस के फॉर्म में अगर लिखती हूँ तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो बेसिकली PV माइनस VP की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आयोटा h क्रॉस डेल V। अगर PV की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इस माइनस VP को इधर लेके चली जाऊँ तो ये हो जाएगा VP माइनस आयोटा h क्रॉस डेल V। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है सिग्मा डॉट PV की। तो सिग्मा डॉट मैंने क्या करा, सिग्मा डॉट जो आपका सिग्मा था डॉट, उसको मैंने डॉट प्रोडक्ट पूरी इक्वेशन में कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा डॉट PV, यहाँ पे क्या आएगा V सिग्मा डॉट P, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस सिग्मा डॉट आयोटा h क्रॉस डेल V। समझ में आ गया आपको, मैंने सिग्मा डॉट करा है पूरी इक्वेशन में, तो ये आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अब मैं पुरानी, दिस इज़ योर आइडेंटिटी, ये आपके पास एक नई आइडेंटिटी आई जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 8 से रिप्रेजेंट कर दिया। इक्वेशन नंबर आप अपने अकॉर्डिंग डालते रहिए। अब मेरे पास है ये वाली चीज़, इस वाली चीज़ को मैं सॉल्व करने के लिए जो अभी मैंने आइडेंटिटी निकाली है उसको मैं यूज़ करूँगी। तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे हम आगे देखते हैं।
अब ये देखिए, अब मैं इस क्वांटिटी को लिखती हूँ। इस क्वांटिटी को जब मैं लिखूँगी तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सिर्फ क्या करा है, ये वाला पार्ट उठा के लिखा है यहाँ पे लिखा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अलग अलग लिख रही हूँ क्वांटिटीज़ को, यानी ई डैश के साथ अलग लिख रही हूँ और माइनस वी के साथ अलग लिख रही हूँ। जब मैं इसके साथ लिखूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा डॉट ई डैश बाहर आ जाएगा, ई डैश सिग्मा डॉट पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 4m² सी स्क्वायर। और v के साथ आप नहीं कर सकते तो v को बीच में ही लेना पड़ेगा, 1/4m² सी स्क्वायर सिग्मा डॉट पी वी सिग्मा डॉट पी। ये सब आपका हम ऑपरेटर को ध्यान रखते हुए कर रहे हैं। ये आपके नंबर्स थे और ये आपका नंबर नहीं था, इसलिए इसको तो मैंने बाहर लिख लिया, पर इसको मैं बाहर नहीं लिख सकती। अब सिग्मा डॉट पी ये वाली क्वांटिटी आ गई -1/4m² सी स्क्वायर। अब देखिए ये क्वांटिटी क्या आ रही है, सिग्मा डॉट पी वी सिग्मा डॉट पी। तो अगर मैं इसके आगे की तरफ सिग्मा डॉट पी मल्टीप्लाई कर दूँ तो यही चीज़ बन जाएगी, तो मैं इसकी वैल्यू यहीं से निकाल सकती हूँ। यहाँ आगे की तरफ मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ में भी सिग्मा डॉट पी को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जब मल्टीप्लाई करूँगी तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए मैंने वैल्यू डाली है, वी सिग्मा डॉट पी आगे की तरफ मल्टीप्लाई करा माइनस सिग्मा डॉट आयोटा एच क्रॉस डेल वी सिग्मा डॉट पी। ये आ गई आपकी इक्वेशन। अब सिग्मा डॉट पी और सिग्मा डॉट पी की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज़ पी स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, इसकी जगह मैंने पी स्क्वायर लिख दिया -1/4m² सी स्क्वायर। यहाँ पे भी सिग्मा डॉट पी आ रहा है, तो ये वैल्यू पी स्क्वायर हो जाएगी, तो वी पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा एच क्रॉस 4m² सी स्क्वायर बाहर ले लिया, सिग्मा डॉट डेल वी और सिग्मा डॉट पी। अब देखिए वापस वही फॉर्मूला बन रहा है सिग्मा डॉट बी और सिग्मा डॉट सी का, तो वो क्या होता है बी डॉट सी प्लस आयोटा सिग्मा बी क्रॉस सी। तो ये चीज़ यहाँ ये फॉर्मूला मैं लगा सकती हूँ, यहाँ ये फॉर्मूला लगाऊंगी तो ये चीज़ें तो देखिए यहाँ पे भी 1/4m² सी स्क्वायर पी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी 1/4m² सी स्क्वायर पी स्क्वायर आ रहा है। तो ये चीज़ तो मैंने कॉमन ले ली और अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ई डैश माइनस वी। ये तो सिंप्लीफाई हो गया। ये क्वांटिटी मैंने एज इट इज़ लिखी, यहाँ मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा, तो बी डॉट सी तो हो जाएगा डेल वी डॉट पी प्लस आयोटा सिग्मा डॉट डेल वी क्रॉस पी। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब ये दिस इज योर इक्वेशन नंबर 9, आप यहाँ लिख सकते हैं दिस इज योर इक्वेशन नंबर 9। एक तो 9 आई, एक इक्वेशन नंबर आपकी आई थी 6, ये वाली आइडेंटिटी। इन दोनों को मैं कहाँ यूज़ करूँगी, इक्वेशन नंबर 5 में यूज़ करूँगी। इक्वेशन नंबर 5 में इसको मैं डालती हूँ तो क्या आएगा आपका, देखिए आपका पहला आ रहा था 1/2m सिग्मा डॉट पी, तो इसकी जगह हो जाएगा 1/2m पी स्क्वायर साई 1। दिस इज़ योर क्वांटिटी। फिर मैंने इस क्वांटिटी को अभी सॉल्व किया था और वो सॉल्व होके आपका कितना आया था, ये आया था, तो ये मैंने एज इट इज़ वैल्यू डाल दी। बीच में आपके जो साइन आ रहा था वो माइनस का आ रहा था, इसलिए माइनस साइन आपका यहाँ पे आ गया। ये आपकी चीज़ हो गई। अब ई डैश साई 1, ये जो वी था मैं इधर राइट हैंड साइड में लेके चली गई। जब मैं इसको राइट हैंड साइड में लेके गई तो मेरे पास क्या क्वांटिटी आ जाएगी, ये देखिए ये प्लस वी इधर लिख दिया मैंने और ये जो क्वांटिटी थी वो साथ में लिख दी। पी स्क्वायर बाई 2m यहाँ पे भी आ रहा है और पी स्क्वायर बाई 2m यहाँ पे आ रहा है, कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई डैश माइनस वी। यहाँ 4m² सी स्क्वायर आ रहा था, क्योंकि मैंने 2m बाहर ले लिया तो ये अंदर बचेगा 2m सी स्क्वायर प्लस वी साई 1 माइनस। अब ये देखिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे p की वैल्यू डाल दी है और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे मैंने p को एज इट इज़ रखा है। तो p की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या डाली है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। जब मैंने ऐसा किया तो ये देखिए ये आ गया आपका, क्योंकि आयोटा था तो आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया, तो ये इसलिए माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब एच क्रॉस से एच क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो आपका एच क्रॉस स्क्वायर हो गया, तो ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 4m² सी स्क्वायर डेल वी डॉट डेल साई 1। डेल आया आपको p को ऑपरेटर फॉर्म में जब आपने लिखा, बाकी मैंने एज इट इज़ चीज़ लिख दी है। ये आपका हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस हुआ तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस एच क्रॉस बाय 4m² सी स्क्वायर सिग्मा डॉट डेल वी क्रॉस पी साई 1। ये आपकी इक्वेशन आ गई। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्वांटिटीज़ आ जाएगी। जहाँ जहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो मैंने आपको चीज़ें बता दी है। बाकी मैं आपको जो PDF फाइल मेल करूँगी तो आपको ये चीज़ें खुद करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। अब मैं आइडेंटिटीज़ लेके आ रही हूँ
और ये आइडेंटिटीज़ किसके लिए डिफाइंड है, जब भी आपका स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, सब जगह से स्फेरिकल शेप होती है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका पोटेंशियल जो होता है सब जगह। तो उस केस में जो डेल वी है वो इस तरीके से ओपन होता है 1/r dv/dr r। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको मैं सॉल्व करके आपको नहीं दिखाऊंगी। डेल वी डॉट डेल अगर मैं निकालूंगी तो ये आ जाएगा dv/dr del/del r, और डेल वी क्रॉस पी करूँगी तो ये वाली क्वांटिटी का क्रॉस पी कर रही हूँ, डेल वी का क्रॉस पी, तो ये 1/r dv/dr r क्रॉस पी। इन आइडेंटिटीज़ को मैं आगे यूज़ करूँगी, इनको मैं आगे यूज़ करती हूँ। तो देखिए ई डैश माइनस बी की जगह मैं p²/2m लिखूँगी, तो p²/2m मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे इसकी जगह मैं p²/2m लिखूँगी, तो p²/2m मैंने यहाँ लिख दिया, p²/2m प्लस p साइवन। कुछ मिस्टेक्स हैं, मिसप्रिंट्स हैं जो मैं आपको यहीं क्लियर कर रही हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे टर्म आ रही है -h×² 4m² c² डेल वी डॉट डेल साइवन, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। अब यहाँ पे डेल वी आ रहा है, तो डेल वी की जगह मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी 1/r dv/dr r, वो मैंने यूज़ कर लिया है यहाँ पे। तो ये देखिए -h×² 4m² c² dv/dr del psi/del r, ये मैंने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ करी है। अब आगे देखते हैं, प्लस देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक है कि ये h× है, ये h× ही आएगा, यहाँ पे h×² लिख रखा है, तो h× आएगा प्लस h×/4m² c² सिग्मा डॉट, और उसकी वैल्यू जो है, ये जो है आपका डेल वी क्रॉस पी, वो मैं यहाँ से डाल दूँगी, तो यहाँ से जब मैं डालूँगी तो आपकी ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये आपका आ गया, ये क्वांटिटीज़ आपकी आ गई। अब यहाँ पे एक तो r मिसिंग है, तो आप r लिख सकते हैं यहाँ पे r मिसप्रिंट है, और यहाँ पे आपका ये h× आएगा, ये चीज़ें आप ठीक कर लीजिएगा। अब ये देखिए, अब मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, हाफ h× सिग्मा, यहाँ पे मैं आपका देखिए h× एक ही आ रहा है, तो उसके साथ एक हाफ ले लूँगी, तो हाफ h× सिग्मा की जगह मैं क्या लिख दूँगी, s, तो यहाँ पे देखिए मैंने s लिख दिया है। h× एक ही था तो वो हट गया, एक 2 ले लिया तो 1/2m² c² हो गया, 1/r dv/dr s, और r× p की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, l लिख सकती हूँ, r× p के, तो ये s.l आ गया। यही टर्म हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी की टर्म्स का तो कोई एक्सप्लेनेशन फिज़िकल ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। दिस इज़ योर टर्म जिसके लिए हम ये सारी कैलकुलेशंस कर रहे थे। बाकी टर्म आपकी क्या आई, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो p²/2m v माइनस p4, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो p4/4m³ c² माइनस, ये टर्म मैंने एज इट इज़ लिख दी, यहाँ पे r मिसिंग है तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो ये कह रहा है कि ये जो टर्म आई है आपकी, ये टर्म तो एज इट इज़ जैसे आपकी सिंपल टर्म आती है नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए कि टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये टर्म एज इट इज़ आ गई है। इस टर्म को आप जो आपकी ये थर्ड टर्म है, ये क्लासिकल रिलेटिविस्टिक मास करेक्शन टर्म है, दिस इज़ योर थर्ड टर्म, इसको हम यहाँ पे निकालेंगे। जो आपकी फोर्थ टर्म है वो आपकी, ये आप नहीं भी निकालते हैं तो दैट इज़ ओके। आपकी जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो आपकी ये है, इसको मैं फिर भी देख लेते हैं अभी हम। ये जो टर्म है आपकी फोर्थ टर्म इज़ अ सिमिलर रिलेटिविस्टिक करेक्शन टू द पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये जो है आपका जैसे मैंने यहाँ पे रिलेटिविस्टिक करेक्शन किया है, क्लासिकल रिलेटिविस्टिक मास करेक्शन करे, ये मास करेक्शन के लिए टर्म है और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी के लिए करेक्शन टर्म है, ये ध्यान रखिएगा। क्लासिकल मास करेक्शन है और ये क्लासिकल पोटेंशियल एनर्जी करेक्शन टर्म है विच डज़ नॉट हैव अ क्लासिकल एनालॉग। तो आप ये चीज़ इसके लिए भी लिख सकते हैं कि इसका भी क्लासिकली कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब जैसे अभी हमने करेक्शन किया है किसके लिए, ऑर्बिटल मोमेंटम को हमने करेक्ट करके, दैट इज़ द सम ऑफ ऑर्बिटल मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो करेक्शन हमने किया है वो करेक्शन आपका जस्टिफाई हो रहा है क्योंकि कम्यूट नहीं कर रहा है। तो ऐसा कोई करेक्शन हमें इन दो टर्म्स में करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ योर मास करेक्शन एंड योर पोटेंशियल करेक्शन, क्योंकि कोई चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती है यहाँ पे, इसलिए हम इन चीज़ों को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बेसिक जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट था वो था स्पिन और ऑर्बिटल के लिए,
तो यहाँ पे द फोर्थ टर्म इज अ सिमिलर रिलेटिविस्टिक करेक्शन टू द पोटेंशियल एनर्जी विच डज नॉट हैव अ क्लासिकल एनालॉग। एंड द लास्ट टर्म जो है वो आपकी क्या कहलाती है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एनर्जी कहलाती है, विच अपीयर्स एज एन ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिराक इक्वेशन। तो डिराक के लिए जो आपका था कंक्लूजन पार्ट वो आपका ये था, जो डिराक ने आपकी कंसिक्वेंस मतलब कि अगर आपकी ऑर्बिटल मोमेंटम जो है वो कम्यूट नहीं कर रहा है एच के साथ, यानी कि उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही है, दैट मीन्स कि आपको उसमें कोई करेक्शन देना है। तो जो डिराक ने करेक्शन किया था उसको ये टर्म जो थी वो जस्टिफाई कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे एस डॉट एल वाली टर्म आ रही है, यानी कि आपका टोटल मोमेंटम जो आ रहा है दैट इज़ दी रिजल्ट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये किसको बता रही है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को बता रही है। इसलिए आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो सम आता है किसका, स्पिन का और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। तो दिस इज़ योर टर्म। इन टर्म्स को आपको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ योर मेन टर्म। ये आप करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये वाली टर्म आपकी आ जाएगी यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा टर्म भी यहाँ पे आ रही है पर ये वाली टर्म आपकी आ जाएगी। इसमें सिंपली हमने क्या करा है, ई डैश इज इक्वल्स टू ई माइनस एम सी स्क्वायर। ई की वैल्यू मैंने रिलेटिविस्टिक फॉर्म में डाली, दैट इज पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर की पावर हाफ माइनस एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो ये टर्म आ जाएगी, इस हाफ को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये टर्म आ जाएगी। एम सी स्क्वायर से एम सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा और आप इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से तो आपकी ये दो टर्म्स आ जाएंगी, जिसमें से एक टर्म ये टर्म होगी। तो ये यहाँ पे जब आप करेक्शन करते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक करेक्शन तो आपके पास ये टर्म भी आ जाएगी, इसी तरीके से ये टर्म भी आपकी आ जाएगी, यानी जस्टिफाई हो गई ये टर्म। तो ये जो टर्म है ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को बताती है। द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एनर्जी, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इस पर आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। दिस इज योर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एनर्जी। एस इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड एल इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये आपका पहले तो हमने ये प्रूव करा कि आपका जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो अकेला नहीं होता, उसके साथ स्पिन की टर्म भी आनी चाहिए। तो हमने ये मानते हुए हैमिल्टोनियन को एक्सपेंड करा आपका टू कंपोनेंट फॉर्म में, तो आपकी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की टर्म भी आ गई है। तो ये चीज़ प्रूव करती है कि हम जो कंसेप्ट मान के चल रहे थे दैट वाज करेक्ट, मतलब डिराक ने जो रिज़ल्ट मान के चला था उस रिज़ल्ट को मानते हुए आपकी चीज़ें जस्टिफाई हो रही हैं। दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। बाकी चीज़ें, हाँ एक चीज़ मुझे और आपको कहनी थी कि इसके बाद आपका एक ही टॉपिक है जो कि आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो पहले मैं उसका PDF फाइल आप लोगों को दूंगी, रीड आउट इट केयरफुली थॉरोली, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।